मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। लोक प्रशासन की अध्ययन के विभिन्न उपागमों के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध उपागम पर आज एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम पर चर्चा करने से पहले हमें उपागम को समझना पड़ेगा। जो लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो हम उपागमों को प्रयोग करते हैं, तो ये उपागम क्या है? उपागम या अप्रोच, जिसको अंग्रेजी में हम थ्योरी या अप्रोच कहते हैं, वास्तव में ये जो थ्योरी है, ये हम लोग राजनीति विज्ञान के प्रथम पत्र में इसका अध्ययन किए हैं कि थ्योरी क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। यानी यह थ्योरी शब्द थ्योरिया शब्द से बना है और उसका अर्थ है समझने का एक तरीका या दृष्टिकोण। तो वास्तव में ये जो दृष्टिकोण है या उपागम है, ये एक बृहत्तर धारणा है और इसका अभिप्राय है कि सोचने का एक खास तरीका, दृष्टिकोण के अंतर्गत समस्याओं के विभिन्न प्रश्नों के व्यवस्थित चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान के लिए जो विभिन्न तरह की आधार सामग्रियाँ उपागमों में ली जाती है। जब कोई घटना या अध्ययन विषय अपने सभी तथ्यों को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करती है या देखती है, तो वह निश्चित परिप्रेक्ष्य एक उपागम बन जाता है। यह उपागम कहलाता है। यही उपागम या दृष्टिकोण इस विषय के बारे में सभी शोधों के आधार पर जब एक ठोस आधार ग्रहण कर लेता है, तो यही दृष्टिकोण सिद्धांत या पद्धति का रूप ले लेती है। यानी उपागम का ही अगला चरण सिद्धांत या पद्धति कहलाता है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत या पद्धति कहा जा सकता है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। स्वाभाविक रूप से ये एक सामाजिक विज्ञान है, तो इसके अंतर्गत कला व विज्ञान मूल्यों एवं तथ्यों का अद्भुत संगठन पाया जाता है। इसका विकास विविध घटनाओं एवं उनके क्रमिक अनवरत प्रक्रिया के रूप में हुआ है। इसलिए इसके अध्ययन के संबंध में भी दृष्टिकोण और सिद्धांत प्रचलित है। इसके परंपरागत उपागम संगठनों के औपचारिक कानूनी संस्थागत पहलुओं पर संकेंद्रित थे, जबकि नवीन दृष्टिकोण व सिद्धांत खास करके मुख्य ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो घटना घटी, उसने पुराने उपागमों के प्रतिक्रिया स्वरूप नए उपागम पनपे। इस प्रकार विविध सामग्री के अध्ययन के लिए लोक प्रशासन का किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए समय समय पर कई पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ है।
जो कई उपागमों के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध उपागम है, नौकरशाही उपागम भी है, शास्त्रीय उपागम भी है, मानव संबंध उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है तथा व्यवस्था उपागम है। आज की चर्चा में हम वैज्ञानिक प्रबंध उपागम पर विचार करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का प्रतिपादन अमेरिकी विद्वान फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने की थी। यह वैज्ञानिक पद्धति पारंपरिक दृष्टिकोण की देन थी, जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दर्जा दिलाने का कार्य फ्रेडरिक टेलर को जाता है। इसीलिए इसको टेलरवाद के भी नाम से जाना जाता है। वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति का अभिप्राय है पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा किसी सिद्धांतों का निरूपण करना। 18वीं तथा 19वीं सदी के मध्य में मशीनों द्वारा मानव श्रम एवं हस्तशिल्प उद्योग को हटाए जाने की प्रक्रिया में औद्योगिक श्रम को मशीनों के समकक्ष कार्यकुशल बनाकर औद्योगिकरण की क्रांतिकारी घटना में सम्मिलित किया गया। टेलर ने औद्योगिक अभियांत्रिकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो एक कारखाना प्रबंध का एक भाग था, का लक्ष्य एक निर्दिष्ट वैज्ञानिकता के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंधवाद के रूप में खड़ा किया और उसका विश्लेषण अपनी पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में किया। इस विषय में टेलर का सर्वप्रथम योगदान कारखाना प्रबंध पर ही था। उसका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान धातु काटने की कला, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स के रूप में लिखा गया लेख था, जिसे उसने 1906 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की सभा में प्रचारित किया था। इस निबंध में उसने औद्योगिक प्रबंध के नवीन विज्ञान, न्यू साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की नींव रखी, जिसने आदिकाल से चली आ रही प्रबंध कला को कार्यकुशलता एवं वैज्ञानिकता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस प्रकार से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तथा वर्तमान सदी के शुरुआती दौर में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन की शुरुआत फ्रेडरिक टेलर द्वारा की गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है मुख्य रूप से कि वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में लुईस ब्रैंडी द्वारा किया गया था। टेलर ने संगठन की कार्य क्षमता और कार्यविधि के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने नियोजन पर बल दिया तथा श्रमिक स्तर पर किए जाने वाले श्रम के प्रयासों को मानक बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने संगठन में किसी भी कार्य को वैज्ञानिक आधार पर काम करने के तरीके खोजे तथा संगठन के उत्पादन में बढ़ोतरी करने पर जोर दिया। उसके अनुसार बढ़ी हुई उत्पादकता से कर्मचारी और कर्मचारी के नियोक्ता दोनों को लाभ हुआ। इस प्रकार से टेलर ने जो इस प्रकार के लाभ को मानसिक क्रांति का नाम दिया। अब ये वैज्ञानिक प्रबंध उपागम की हम विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कार्य पद्धति का मानकीकरण किया जाता है। यानी टेलर ने अपने उपागम द्वारा ये साबित किया कि संगठन में कार्य का संचालन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। उसके अनुसार उत्तम प्रबंध का लक्ष्य कार्य की प्रक्रिया का सरलीकरण करता है तथा कार्य का सरलीकरण अधिकाधिक उत्पादन करता है, जिससे संगठन और कामगार दोनों को फायदा होता है। उसने अपने सिद्धांत के माध्यम से ये भी सुझाया कि अपने वांछित परिस्थितियों में काम करते हुए, यानी अपने अनुकूल परिस्थितियों में काम करते हुए श्रमिक आदर्श स्तर का कार्य करता है तो उसके पुरस्कार मिलना चाहिए, जबकि यदि दूसरा कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे दंडित भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है
ये जो अच्छे काम करते हैं श्रमिक, उनमें और अच्छे से काम करने की प्रवृत्ति का विकास होगा। दूसरे, टेलर ने प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा को जन्म दिया, यानी उसके अनुसार इस विधि के अंतर्गत प्रबंध के काम को इस तरह से विभाजित किया गया कि पर्यवेक्षकीय स्तर पर हर आदमी को जहाँ तक संभव हो कम से कम काम मिल सके, अर्थात काम का बोझ हर कामगार पर कम हो। तीसरे, गति और समय का अध्ययन। टेलर के अनुसार इसका संबंध कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करने तथा एक मानक समय में पूरा करने से है। गति से संबंधित अध्ययन से तात्पर्य उसका उपयुक्त कार्य विधि से है। इसमें उपकरण, काम करने के औजार, शरीर तथा हाथ के संचालन की व्यवस्था, इन सब को अध्ययन का विषय बनाया जाता है। इसके बाद काम से संबंधित अध्ययन वह स्थिति है जिसमें काम को करने की एक उपयुक्त विधि, ज़्यादा उचित विधि की खोज की जाती है, जिस विधि से काम में देरी के बजाय जल्दी पूरा किया जा सके, निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। टेलर ने श्रमिकों के काम के वेतन पद्धति को हटा करके पीस रेट पद्धति का संचालन किया। उसके अनुसार यानी प्रति माह या प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी न दी जा करके जितना काम करे उसके हिसाब से रेट पद्धति का संचालन किया, जिससे अब श्रमिक निश्चित वेतन के बजाय अतिरिक्त कमा सकते थे। यानी जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको जितना उतना अधिक आमदनी होगी। इन विशेषताओं के विश्लेषण से ये पता चलता है कि टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधवादी धारणा का मुख्य उद्देश्य प्रबंधों में कार्यकुशलता लाना है या प्रशासन में कार्यकुशलता लाना है, तथा प्रशासन इस कार्यकुशलता को कैसे प्राप्त करेगा इसकी एक तकनीक है। ये कार्यकुशलता को प्राप्त करने के लिए कार्यों का विशेषीकरण बहुत जरूरी है। टेलर के अनुसार सभी प्रकार के प्रबंध के लिए सर्वोत्तम सिद्धांत केवल वैज्ञानिक आधार पर ही खोजे जा सकते हैं। कुछ विचारकों ने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद की आलोचना की है और उसके यांत्रिक होने के कारण की गई है। उसके हिसाब से कि टेलर का जो ये प्रबंधवाद है, ये मनुष्य को यंत्र बना देता है। उसके अनुसार, आलोचकों के अनुसार, वैज्ञानिक पद्धति में प्रशासन के मानवीय तत्व की अवहेलना की जाती है, जो लोक प्रशासन के अध्ययन की मूल आवश्यकता है। यानी लोक प्रशासन में ये जरूरी है कि मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाए, जबकि ये टेलर का जो प्रबंधवाद है इसकी अवहेलना कर देता है। इसके बावजूद भी कार्य का मापन, गति और समय का अध्ययन आदि ये जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं वो प्रशासन की समस्याओं के निवारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के अंतर्गत टेलर ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा या निश्चित समय में निर्धारित समय पर कोई काम पूरा किया जा सके, ज़्यादा गति से पूरा किया जा सके, लेट लतीफ़ी से बचा जाए। इसके लिए उन्होंने ये वैज्ञानिक प्रबंध यानी कार्य को इस तरीके से किया जाए, इस प्रकार से उसको बांटा जाए, कार्य को इस तरह से उसका सरलीकरण कर दिया जाए। यानी एक तरह का काम जो कर रहे हैं उसे एक तरह के काम को करने में लगाया जाना चाहिए ताकि वह उस काम को ज़्यादा कुशलता से कर सकेगा। उसके कामों में सरलता लाई जानी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी वह अधिक काम कर सके और निश्चित समय पर काम पूरा हो
इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध उपागम इस कार्य पर जोर देता है लोक प्रशासन के अंतर्गत। और इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति जो है या उपागम जो है वह लोक प्रशासन के लिए प्रशासनिक समस्याओं के निवारण के लिए, खास करके किसी काम को समय पर पूरा कैसे किया जाए, इस क्षेत्र में जो वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का जो कार्यों का प्रबंध करने का तरीका है वह काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।